हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ आवर टुडेज टॉपिक इज़ ऑप्टिकल रेजोनेटर। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो आप कहना चाहिए समझ रहे थे स्पॉन्टेनियस एमिशन है, स्टिमुलेटेड एमिशन है, तो कहीं ना कहीं एक डाउट दिमाग में आता है कि स्टिमुलेटेड एमिशन, जबकि हम मेटा स्टेबल स्टेट पर उसके ऊपर कोई भी रेडिएशन क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, तो वो कंडीशन हमको मिल कैसे जाती है। मतलब ये तो एक माइक्रोस्कोपिक कहना चाहिए चैनल चल रहा है, पूरा माइक्रोस्कोपिक जो एक्शन है, तो इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो ये इसी को दूर करने के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ एक अलग से वीडियो तैयार किया, किसके ऊपर, ऑप्टिकल रेजोनेटर के ऊपर। तो एक्चुअल में ऑप्टिकल रेजोनेटर कहना चाहिए एक प्रकार की वो डिवाइस है जो आपके मन में जो क्वेश्चन आ रहा है कि मेटा स्टेबल स्टेट पर स्टिमुलेटेड एमिशन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर किस तरीके से अचीव कर सकते हैं और कैसे हम उसको एक्शन में ला सकते हैं, उसको स्पेशली समझने के लिए है। तो अब स्टार्ट करते हैं आपका ऑप्टिकल रेजोनेटर। तो जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था कि जो कहना चाहिए जो नॉर्मल मटेरियल होता है, ऑर्डिनरी मटेरियल, उसमें तो स्पॉन्टेनियस एमिशन ही देखने को मिलता है, लेकिन कुछ एक्टिव मीडियम होते हैं, जैसा हम आगे जब डिस्कस करेंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हुआ, हीलियम हुआ, CO2 हुआ, कई तरह के लेज़र होते हैं। तो उनमें जो एक्टिव मीडियम होंगे उस समय हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किसमें क्या इम्प्योरिटी मिलाई। लेकिन वैसा मान लीजिए ये कोई एक जो कैविटी है, या कहना चाहिए एक ये कोई सिलेंडर है, या कोई कहना चाहिए एक कोई पॉट है जो कि हमारे कहना चाहिए एक्टिव मीडियम से बना हुआ है। जो मीडियम है उसको एक्टिवेट करने के लिए मैंने आपसे फर्स्ट वीडियो में इम्प्योरिटीज़ का भी जिक्र किया था, जो कि हम आपसे बात करते थे कि जैसे जर्मेनियम सिलिकॉन में इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो सेमीकंडक्टर फॉर्म होते हैं, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। इसी तरीके से ये जो एक्टिव मीडियम है, मान लीजिए ये जो एक्टिव मीडियम है, मैं अगर रूबी लेज़र की अभी बात करूं तो ये एक्टिव मीडियम जो है, मान लीजिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रॉड है। मतलब जैसे आपके घरों में एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, जो वो सोच लीजिए ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की क्या है, रॉड है। और इसमें पंपिंग कराने के लिए, इसको एक्टिव करने के लिए जो जीनॉन गैस का कहना चाहिए पाइप लगाया जाता है, वो सब जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। याद रखिए, मान लीजिए वो जीनॉन का इसके ऊपर पाइप लगाया, यहाँ पंपिंग कराई, ये मान के चलें एल्यूमिनियम जो एटम हैं वो किसके हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के हैं। और उसके बाद में जो जीनॉन गैस के द्वारा हमने इसमें क्या कराई, पंपिंग कराई, और वो जो एटम एक्साइट हुए पंपिंग से, और वो जाके, अब हमको नहीं पता कि वो कहाँ रुक गए, लेकिन सिर्फ इतना समझें कि वो कहाँ आए, वो एटम जो हैं क्या हुए, एक्टिवेट हुए। जैसे ही उन्होंने कहना चाहिए हीट एब्जॉर्ब की, वो क्या हुए, एक्टिवेट हुए, पंपिंग हुई। पंपिंग कैसी भी हो सकती है, केमिकल हो सकती है, ऑप्टिकल हो सकती है, लेकिन जैसे ही उनको कहना चाहिए रेडिएशन मिला, उनने एब्जॉर्ब किया और वो क्या हुए, एक्साइट हुए। जैसे ही वो एक्साइट होंगे तो वो क्या करेंगे कि वो उस एक्साइटेशन में क्या करेंगे, कुछ ना कुछ फोटोन क्या करेंगे, रिलीज़ करेंगे। ये जो एटम है, मान लो इसने 1H का फोटोन क्या किया, रिलीज़ किया। अब इसके जस्ट बाजू में जो दूसरा एटम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बैठा हुआ है, वो जो एटम है वो भी अपने पास अगर एनर्जी कुछ रखता है, तो हर एटम जो कि एक्साइटेड स्टेट में है उसकी कोशिश कहाँ होती है, हमेशा कहाँ होने की होती है, एक्साइटेड स्टेट से कहाँ आने की होती है, नीचे आने की होती है। तो उसको जब नीचे आना है तो डेफिनेटली वो अपना 1H लेके आना चाह रहा था, लेकिन इसने इसको 1H कहना चाहिए गिफ्ट दे दिया। तो अब जब ये नीचे आएगा, आने की कोशिश करेगा, तो इसके पास कितने एटम हो गए, 2H हो गए, यानी कि 1H खुद का और 1H जो इसको यहाँ से गिफ्ट मिला। ये जो रेडिएशन है, ये रेडिएशन डेफिनेटली आगे वाले एटम को भी क्या करेगा, आगे वाला एटम ये रेडिएशन एब्जॉर्ब वो करता है, एक्सेप्ट करता है, और अगर ये एब्जॉर्ब करता है तो इसको भी नीचे आना था, अपने 1H के साथ आना था, बट अब कितने हो गए, 2 और मिल गए गिफ्ट में, तो अब इसके पास कितने हो गए, 3 हो गए। तो इस प्रकार से जब ये एटम, ये वाले जो एटम होते हैं, जब ये नीचे आते हैं तो एटम का नीचे आना, बट उसके साथ में क्यूमुलेट क्या होता जा रहा है, रेडिएशन क्या होता जाता है, क्यूमुलेट होता जाएगा। 2 से 3 हुआ और ये प्रोसेस क्या होती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी। जब ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी तो ये जो एक्टिव मीडियम था, ये जो रॉड थी, इसके दोनों एंड्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है
कि यहाँ पर जो होता है, जो ये वाला एंड होता है, दिस इज पार्शियली सिल्वर। पार्शियली सिल्वर्ड मतलब क्या होता है कि इस जो आपका जो एंड होता है, ये वाला जो एंड होता है आपका, वो पार्शियली सिल्वर्ड होता है, यानी इसके ऊपर पॉलिश जो होता है वो कहीं पॉलिश होता है, कहीं पॉलिश नहीं होता है। और ये वाला जो एंड होता है ये फुल्ली सिल्वर्ड होता है, पूरी तरह पॉलिश्ड होता है। इसका रीज़न क्या है कि जब ये फोटोन, जब ये रेडिएशन इस पर टकराएगा तो दो केसेस हो सकते हैं। क्या क्या? या तो ये रेडिएशन पॉलिश वाले एरिया पे टकराए, और चूंकि कहीं कहीं पॉलिश नहीं भी है, जैसा मैंने इसको ड्रॉ किया, कहीं कहीं पॉलिश नहीं भी है, तो अगर नहीं वाले एरिया पे टकराएगा तो डेफिनेटली फिर ये रेडिएशन कहाँ निकल जाएगा? बाहर निकल सकता है। लेकिन चूंकि अभी इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं है, तो इसको बाहर निकलने के लिए भी क्या चाहिए? इंटेंसिटी इसकी ज़्यादा होना चाहिए। मान लीजिए इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं है, तो ये यहाँ टकराया, पॉलिश भी था, पॉलिश वाले एरिया पे टकराया, और टकरा के कहाँ निकला? वापस हुआ। जब ये टकरा के वापस हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होके ये आया, और यहाँ आते हुए अब यहाँ जब ये वापस आ रहा है, उस बीच में भी बहुत सारे एटम्स मिल रहे हैं, और वही प्रोसेस जो मैंने आपको बताई है वो प्रोसेस वापस हो रही है। तो ये जब यहाँ आके यहाँ वापस टकराएगा तो यहाँ तो ये फुल्ली सिल्वर्ड है, मतलब यहाँ इसके बाहर निकलने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ से ये क्या होगा? वापस क्या हो जाएगा? ये वापस रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्ट होते हुए फिर यही पोजीशन, फिर यही स्थिति रहेगी कि फिर वो बाकी के उसको एटम मिल रहे हैं। यदि वो उनको देता जाता है और वो नीचे आते जाते हैं और साथ में एक्स्ट्रा फोटोन निकालते जाते हैं, तो फिर ये मल्टीपल होता हुआ और मल्टीपल होता हुआ किस पे टकराता है? फिर पार्शियली सिल्वर एंड पे आता है। यहाँ पर फिर यदि कोई भी अगर ऐसा होता है जिसकी इंटेंसिटी बढ़ गई है, तो वो इस जो कि पार्शियली सिल्वर्ड है, जो पोर्शन पॉलिश नहीं होता है, यदि वो उसके ऊपर इंसिडेंट होता है और यदि उसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो वो क्या होता है? धीरे से बाहर निकल जाता है। लेकिन उसको हम लेज़र लाइट नहीं कह सकते, क्योंकि वो अगर इसको पार्शियली रखा क्यों जाता है, उसका रीज़न ये है, दिमाग में तो क्वेश्चन ये आता है कि जब इनके रिफ्लेक्शन से इनकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, तो दोनों एंड्स को क्या रख देना चाहिए? दोनों एंड्स को फुल्ली सिल्वर्ड कर देना चाहिए, पूरी तरह से पॉलिश कर देना चाहिए। लेकिन यदि दोनों एंड्स को हम पूरी तरह से पॉलिश कर देंगे, तो एक तो चीज़ ये कि हमको कहना चाहिए लेज़र लाइट का जो एक्सट्रैक्शन होगा उसको बाहर निकालना है, उसको एमर्ज कराना है, उसके लिए रास्ता बंद हो जाएगा। और दूसरी चीज़ हो सकता है कि इस एक्शन में हीट बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो, तो अगर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो हो सकता है जो आपका एक्टिव मीडियम है उसमें क्या हो जाए? ब्लास्ट हो जाए। इसलिए थोड़ी बहुत हीट, ये जो कहना चाहिए पार्शियली सिल्वर्ड मीडियम होता है, इससे थोड़ी बहुत हीट क्या होती रहती है? बाहर निकलती रहती है। लेकिन जब ये प्रोसेस कब तक चलती रहती है? इनका यहाँ जाना और यहाँ आना, मतलब ये फोटोन कब तक इस तरीके से होते रहते हैं? जब तक कि इनकी एनर्जी इतनी नहीं बढ़ जाती है कि ये एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर नहीं आ जाते। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि जो अंदर की जो लाइट है, यानी कि आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो अमाउंट है, किसका? अमाउंट ऑफ किसका? एम्प्लीफाइड लाइट। मतलब अंदर जो लाइट है वो क्या हो रही है? लगातार उसकी इंटेंसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। जबकि अमाउंट ऑफ क्या हो जाए? एम्प्लीफाइड लाइट जो है किसके बराबर नहीं हो जाता है? अमाउंट ऑफ क्या? लॉस्ट लाइट। लॉस्ट मतलब लाइट क्या हो रही है? लाइट का कुछ पोर्शन लॉस्ट भी होता है, मैंने बताया। कुछ तो इस एंड से निकल के लॉस्ट होता है, कुछ इस रॉड को गर्म करने में भी हीट का कुछ पोर्शन क्या हुआ होगा? वेस्ट हुआ होगा। कुछ पोर्शन बाहर की तरफ क्या हो जाता है? एमिट हो जाता है। तो जो पोर्शन यदि जब रेजोनेंसी कंडीशन ही वही कहलाती है, थ्रेशोल्ड कंडीशन ही वही कहलाती है, जबकि दोनों के दोनों क्या हो जाएं? दोनों फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती हैं? सेम हो जाती हैं। तो जबकि क्या कहना चाहिए? अंदर की जो लाइट है, अमाउंट ऑफ एम्प्लीफाइड लाइट है, जब किसके बराबर हो जाता है? अमाउंट ऑफ लॉस्ट लाइट। क्योंकि अगर ये अमाउंट ऑफ लॉस्ट लाइट ज़्यादा रहेगा तो डेफिनेटली अंदर की इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है। लेकिन जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। और उस स्थिति में ये जो आपका फोटोन होता है, ये जो फोटोन होते हैं, ये तेज़ी से कहाँ पर?
तेज़ी से बाहर निकाल लिए जाते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं। और ये जो तेज़ी से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं यही क्या फॉर्म करते हैं, यही फॉर्म करते हैं लेज़र बीम। अब हमने देखा कि एक फोटोन से ये इतने सारे जनरेट हुए, तो इसलिए इनका चूँकि कहना चाहिए ओरिजिन एक ही होता है और एक से ये करोड़ों जनरेट होते हैं, इसलिए इन सब का फेज़ एक सा होता है, इन सब का कलर एक सा होता है, यानी ये मोनोक्रोमेटिक होते हैं, ये कोहेरेंट होते हैं। और चूँकि ये बार बार रिफ्लेक्शन होता है, जैसे एक बॉल है, एक बॉल को यदि आप दीवार पे मारते हैं और जब वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है तो उसकी जो कहना चाहिए स्पीड क्या हो चुकी होती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ भी इनका बार बार रिफ्लेक्शन से इनकी इंटेंसिटी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। इसलिए जो लेज़र लाइट होती है वो चूँकि इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, फेज सेम होता है, इसलिए वो क्या होती है, वो हर डायरेक्शन में क्या नहीं होती है, डाइवर्ज नहीं होती है, बल्कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल सकती है। और यही सबसे बड़ा फ़ायदा है जो इसका हम लेते हैं कि हर जगह कम्युनिकेशन में कहीं भी इसका जो यूज़ हमने किया है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि वो कैसी होती है, डायरेक्शनल होती है। तो ये वो कहना चाहिए उसकी कहना चाहिए मेन आपका ऑप्टिकल रेजोनेटर हैं जो एम्प्लीफाइड कराने का काम करते हैं कि लाइट का एम्प्लीफिकेशन कैसे हो। तो मेटा स्टेबल स्टेट पर स्टिमुलेटेड एमिशन कैसे मिलता है, कैसे ऑब्टेन होता है, वो ड्यू टू ऑप्टिकल रेजोनेटर ही ऑब्टेन होता है। और इसी को कहा जाता है कि ये जो प्रोसेस हुई इसी को कहते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। और इसी स्टिमुलेटेड एमिशन से क्या फॉर्म होती है, लेज़र बीम। ठीक है, तो अब यहाँ तक मैं आपको लेज़र बीम बनने का पूरा प्रोसीजर समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट वीडियो से मैं अब डिस्कस करूँगी आपसे कि किस तरीके से जो अलग अलग तरह के लेज़र हम लाइफ में यूज़ में लेते हैं, इनके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं और उनको हम बनाते कैसे हैं। उस समय शायद आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कि एक्टोमीडियम में क्या लिया, उसको किस तरीके से एक्टिवेट कराया, वो चीज़ हम डिटेल में डिस्कस उन्हीं वीडियोज़ में करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप इनको रिवाइज ज़रूर करके रखिए। थैंक यू।